Hello friends, hello student. Today I will discuss some important questions in SST. So there are four questions which are from the different subject in SST such as economics, then civics also the same question and then economics. Okay, now student. So these there are two books which I am discussing over where I will discuss the four questions. So I will tell you how do we attempt the questions and what to just use to uh, make the answer very better. Means what we should apply to write the better answer. In the first, when we have the paper, we have to see the paper very carefully. Then we have to understand in which part of the lesson where the question has been arrived. Okay, na? That is very important thing because some lessons which are very we will say simple, so the student cannot understand in which portion the question has been associated or approached. So that is very important thing. Such as the first question, how is money beneficial in transaction? Okay, now student. So in the first we have to understand the meaning of questions. सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन की मीनिंग समझनी होगी, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि जो मनी है वो किस प्रकार से बेनिफिशियल है ट्रांजैक्शन में, यानी कि जब हम चीज़ों का भुगतान करते हैं, जब चीज़ों को खरीदते हैं तो जो मनी है वो किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या करनी है आपको, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट करना है, लिखना नहीं है। ये मैं सभी से कहना चाहूँगा, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट करना आपको। और प्रेजेंट जो करना है उसके तीन तरीके मैं आपको बताऊँगा। पहली बात तो प्रेजेंट करते समय आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना, क्वेश्चन का, यानी कि कुल मिला के आपको यहाँ पर एक तरीके का रेफरेंस बताना है, यानी कि क्वेश्चंस में क्या डिमांड की गई है। ठीक है ना। और वो आपको केवल एक या दो लाइनों में या तीन लाइनों में ही बताना है, केवल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है। फिर जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस की डिमांड है ना, डिमांड ऑफ आंसर, वो आपको बताना है, यानी कि जो मेन बॉडी होती है आंसर की, ठीक है ना, वो आपको बताना है। यानी कि जो रेफरेंस यहाँ पर आपने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताया है, उसी रेफरेंस को आप यहाँ पर पूरा क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक ना। इसके बाद जो क्वेश्चंस है जो आप लिख चुके हैं उसको आप एक तरीके से ये भी शो करेंगे कि आपने जो लिखा है वाकई मतलब सही है। इसको भी आप एक दो लाइन में कंक्लूड करेंगे, एक तरीके से कंक्लूजन करेंगे एक तरीके से, मतलब आप यहाँ पर अपना एक रिमार्क भी देने वाले हैं। कुल मिला के कंक्लूजन का मतलब होगा यहाँ पर रिमार्क, ठीक है ना। रिमार्क मतलब रिव्यू, यहाँ पर आप रिव्यू देने वाले हैं, यानी कि आप अपने आंसर को जिस प्रकार से आपने लिखा है ना, तो वो आप उस जो आपके आंसर को चेक करने वाला है वो कैसे आपको आंसर को समझने वाला, तो आपको ये चीज़ उनको शो करनी है, पहली बात तो। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखनी है कि आपको आंसर लिखना नहीं है, पहली बात तो। आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक तरीके से कन्वे करना है, ठीक है। अब कन्वे का मतलब होता है एक तरीके से आपको जो आंसर है एक तरीके से अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कन्वे टू अंडरस्टैंड, यानी कि एक तरीके से आपको आंसर यहाँ पर समझाना है। जैसे टीचर आपको क्लास में आंसर समझाते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो आंसर हैं वो आपको टीचर को समझाने हैं, ठीक है ना। यानी कि जब आप समझा के लिखेंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को कह पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, मैं इनको बारी बारी से आपके सामने एक एक करके डिकोड करने वाला हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक
ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मनी, हाउ इज़ मनी बेनिफिशियल इन ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, यहाँ पर मनी जो है वो कैसे ट्रांजेक्शन करती है, मतलब मनी किस प्रकार से लाभदायक है ट्रांजेक्शन के किस समय। पहला क्वेश्चन है ये। मनी इज द मॉडर्न मीडियम ऑफ exchange that make easy exchange of commodities। ये आपने समझा दिया, यानी कि आपका ये होगा प्रेजेंटेशन में पहला पॉइंट हो गया प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। यानी कि आपने यहाँ पर अपना रेफरेंस दे दिया है। अब जो दूसरा आप यहाँ पर लिखने वाले हैं, मुझे लिखने वाले हैं कि बेनिफिशियल किस तरीके से है। तो इसमें दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। जिसमें आप 4 पॉइंट लिख लेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो मनी है वो मॉडर्न मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे जो मनी है वो क्या है कि लीगली एनी पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज़ इट, ठीक है ना। कोई व्यक्ति इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। इसके बाद क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इट reduce the possibility of double coincidence of ones। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है उसके बदले में केवल आपको पैसे का ही यूज़ करना है, ना कि चीज़ के बदले में चीज़ का, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब कोई ऐसी कंडीशन नहीं बनने वाली है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये क्या है कि जो मनी है वो मतलब ईज़िली हम इसको कैरी कर सकते हैं। और क्योंकि मनी जो होती है अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि चीज़ों को ये आसानी से हम तक पहुंचा सकती है। यानी कि जो मनी है वो आजकल मॉडर्न फॉर्म में इसके और भी ज़्यादा वर्जन आ चुके हैं, जिसकी वजह से मनी जो क्या है कैश फॉर्म में भी अब ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो चुकी है या धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। और आगे चल के भविष्य में हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो गया पहला क्वेश्चन, इसको आपने अभी ध्यान से समझा है। फिर आप यहाँ पर जो आपने आंसर लिख दिया तो आप देख सकते हैं कि मनी हैज़ मेड convenient transaction in our daily life
with various other version of it। ठीक ना, तो आपने इस तरीके से अपनी बात यहाँ पर कह ली है। अब देखिए, ये आपने क्वेश्चन समझ लिया अच्छी तरीके से। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने कहने वाला हूँ, और ध्यान से इसे सुनिएगा आप लोग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इंडिया जो है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। वाई? तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है ये? when more than one party exists in the society, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड द मल्टी पार्टी सिस्टम। अब मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्यों है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम मेन बॉडी लिखने वाले हैं, मेन पार्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं कि वाई। अब इसमें हमें वाई का आंसर देना पड़ेगा। तो आपको ऐसे लिखना नहीं है फिलहाल, तो मैं केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है। तो ध्यान से देखें इसे। सबसे पहली बात देखें कि जो इंडिया है एक मल्टी डाइवर्स कंट्री है। के साथ ही एक और आप लिख सकते हैं कि हेट्रोजीनियस सोसाइटी है इंडिया में। यानी कि अगर हम देखें दोनों को तो दोनों का मतलब एक ही निकला, बट कुछ वर्ड जो होते हैं वो प्रोह लाने के लिए भी होते हैं, ठीक है। तो उसी बात जो इंडिया होता है, अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो वेरियस कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, डायलेक्ट्स, ठीक है, you say beliefs and many more things. That's why the one party cannot। अब देखो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। अब इसी कंडीशन में क्या देखें हम कि वन पार्टी कैन नॉट कैरी and forward the interest of all people at the time of election, right everyone? So that is the reason we need the मल्टी पार्टी सिस्टम। अब यहाँ पर हम अपना रिव्यू देंगे कि ऑल दीज रीजन्स आर saying that many parties are required in Indian society।
okay na, because people have different type of the opinion, different type of the interest, so the single party cannot fulfill or attain all the interest of all the people. So this is the answer of second number question. Then I will discuss the third number question. I hope you are getting well, getting understand well all the questions, and in the forthcoming you say period or times I will discuss all type of the questions which may irritate you, and I will tell you the way how to write the questions. Now the number third questions, what do you mean by lack of internal democracy? अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पे है, इंटरनल डेमोक्रेसी। अब इसको भी हमें 3 पार्ट में लिखना होगा, आंसर को समझाना है कुल मिला के हमें। तो इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, when the principle and ethical values of democracy are missing inside the party. That is called the internal democracy. Lack of internal democracy. Lack of इंटरनल डेमोक्रेसी। ये तो आपने क्या किया, रेफरेंस दे दिया। अब हमें जो मेन बॉडी बतानी है, जिसमें हमें बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी होती क्या है, तो हमें यहाँ पर व्हाट का आंसर देना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बताना है हमें कि व्हाट टाइप ऑफ द ethical values and the principle of the democracy which are missing in the parties. So let's we see. देखिए, जब पार्टी में नो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ द एक्टिविस्ट, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, नो रेगुलर इलेक्शन inside the party, no 1/3 reservation of women inside the party, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट हैं, कोई समय की कमी की वजह से मैं वो कमी समझा पा रहा हूँ। जैसे कि दलितों के लिए जगह नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि जो मेंबर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डिवोटेड कैंडिडेट, डिवोटेड एक्टिविस्ट होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जिनकी तरफ पार्टी का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। पार्टी जो होती है वो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करने लगती है, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में जो पार्टी होती है, अगर वो इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करती है, वहाँ पर कमी होती चली जाती है। ऐसी कंडीशन में कुछ पार्टियाँ जो होती हैं तबाह बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अब आपने साथ समझ लिया अच्छी तरीके से। अब हमें यहाँ पर रेफरेंस या रिव्यू देना है कि मतलब जो मैंने बात लिखी है वो किस हद तक जो मेरी बात है, मैं अपनी बात को कंक्लूड किस प्रकार से करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी is the uh, is the omni
present, you will say omnipresent challenge of the political party in the वर्ल्ड। यानी कि ओमनीप्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, हर जगह मौजूद है। यानी कि हर देश में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी है इसकी कमी हमेशा हमें हर जगह बनी हुई है। ठीक है ना। जैसे वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन नहीं होते, पार्टी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कैंडिडेट क्या कोई प्रॉपर मतलब मीटिंग नहीं होती है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं हमेशा बनी रहती हैं कमी के तौर पर। तो ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर अपना रिव्यू लिख दिया है, मेन बॉडी ये हो गई है और ये इंट्रोडक्शन हो गया है, रेफरेंस ये हो गया है। शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना स्टूडेंट। अपना जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, वो भी अपन देखने वाले हैं। और आप मुझे निश्चित तौर पर बताएं कि आपने जो ये आज समझा है मुझसे, किस हद तक आप इसको अपने आगे जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की, वो आप किस प्रकार से इसको मतलब समझने वाले हैं मुझसे। क्योंकि आप जिस प्रकार से मुझे अपनी ओपिनियन देंगे, राय देंगे, उस प्रकार से मैं आगे आपको अपने जो काम है इसी प्रकार से आगे बढ़ाता रहूँगा। क्योंकि आपके रिव्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं, इस वजह से मुझे स्टेप लेना पड़ता है। डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द क्रेडिट ऑन बोरोवर्स। तो अभी ध्यान से समझना होगा, इसमें पूछा गया क्वेश्चन में डिस्क्राइब द बैड इफेक्ट। बैड इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव इनफॉर्मल सेक्टर का, क्रेडिट का बोरोवर के ऊपर, ठीक ना, इसके बारे में हमें बात कर देंगे। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर क्या देना होगा। तो हमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो देना होगा वो बताना होगा कि पूछा गया क्या है। क्योंकि इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट ऑन बोरोवर, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। तो इसमें ऐसी कोई किंतु परंतु वाली बात आपको एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखनी चाहिए, बल्कि आपको केवल बताना है कि आप लिखने के वाले हैं। ठीक है ना। भले आप क्वेश्चन में आपको समझ आ गया अच्छी तरीके से, बट आप ये बात जरूर बताने वाले हैं कि आप क्या दिखाने वाले हैं अपने आंसर में। फिर अपना जो मेन बॉडी है उसमें आप क्या बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बताने वाले हैं कि बैड इफेक्ट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द बोरोवर। तो इसमें आप पॉइंट में बता सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि मैंने अधिकतर पॉइंट में ही बताए हैं। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसका बुरा प्रभाव बोरोवर पे क्या पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है कि जो बोरोवर होता है, ठीक है ना, वो किसकी तरफ आगे धकेलता चला जाता है। आप उसे बोल सकते हैं कि डेब्ट ट्रैप की तरफ बढ़ता चला जाता है। यानी कि वो अपने जाल को वो अपने जो उसने जो लोन लिया हुआ, जो क्रेडिट लिया हुआ है, उसको मतलब रिटर्न करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसी कंडीशन को अपन डेब्ट ट्रैप बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, डिस अपीयरिंग द कैश, ये समस्या है। यानी कि जो ये चीज़ आपने बता दी है, ठीक है ना, ये अंडरस्टूड भी है ये चीज़, लेकिन आपको ये अलग से बताना पड़ेगा कि जो आपके पास कैश रखा हुआ है वो भी धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है। जब कैश कम हो जाएगा तो जो बंदा है जिसने लोन लिया हुआ है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। ये इवन उसको अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ेगी, अपना मकान तक बेचना पड़ेगा, अपने पशु तक बेचने पड़ेंगे उसे। तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी उसके बाद। इसके बाद जो ये मतलब कंडीशन है, ये अगर सारे लोगों के पास ये ऐसी कंडीशन हो जाती है तो लोगों की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ अर्निंग
कैपेसिटी, ठीक है ना। अब रिडक्शन ऑफ अर्निंग कैपेसिटी जो होती है वो किस हद तक आगे प्रभाव डालती है। तो ये क्या करती है कि जब लोगों की अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो वो सरकार को कोई भी टैक्स पे नहीं कर पाते। नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब यहाँ पर तो व्यक्ति कम गरीब हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई। गवर्नमेंट क्या हो गई, यहाँ पर गरीब हो गई। यहाँ पर तो व्यक्ति कम गरीब हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट गरीब हो गई, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पर इनकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं रहेगी तो ये टैक्स कैसे, क्योंकि जब ये इनकम ही नहीं करेंगे तो ये क्या हाउस टैक्स, क्या लोन, कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है, ठीक है ना, जो भी दूसरे टैक्स होते हैं वो कैसे पे कर पाएंगे जब इनकी कैपेसिटी ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आपने ये देखा होगा कि इसका प्रभाव जो होता है, इसी वजह से एक स्टेटमेंट भी है आपकी बुक में कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज essential for economic डेवलपमेंट। ये आपने अपना यहाँ पर रिव्यू भी दे दिया है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट देके तो आपका आंसर पूरा क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट होप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, होप कि जो मैं अपनी बात यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि आंसर को आपको यहाँ पर लिखना है, अच्छी बात है। बट मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपको आंसर लिखना ही नहीं, बल्कि जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें आपको आंसर क्या करना है, समझाना है। और यहाँ पर मैंने आपको वही काम किया, समझाने वाला। यहाँ पर आप इन तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपकी बात सही तरीके से पहुँच पाएगी, पॉइंट को ज़्यादा महत्व दें। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट होता है, बट उसमें भी मैं चाहता हूँ पॉइंट बनाएं आप। इसमें आप पॉइंट एक एक दो दो लाइन के बना रहे तो उसमें आप पॉइंट जो हैं 4-4 5-5 लाइन के बनाएं। जैसे कि सिविक्स में आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी लेसन है, उसमें पॉइंट आपके बनेंगे नहीं छोटे छोटे से, उसमें तो 3-4 पैराग्राफ ही बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उनको भी महत्व दें एक तरीके से। तो मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप जो भी मुझसे समझ पा रहे हैं अच्छी तरीके से आप इनको अपने दिमाग में बैठाएं और लिखें। थैंक यू स्टूडेंट। मैं कल फिर नए क्वेश्चन के संग आने वाला हूँ और नए तरीके से क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। उसमें कुछ दूसरी भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊँगा, बट जो मेरी मेन स्ट्रेटेजी वो यही है फ़िलहाल कि आपका प्रेजेंटेशन मैं किस प्रकार से आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बच्चों को 100 में 100 नंबर दिलवाए हैं, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर आप इस चीज़ को मानें, बिलीव करें मेरे ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट टू लिसन मी एंड वॉचिंग।